नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो हाल ही में एग्ज़ाम हुई एमपीपीएससी की जो एग्ज़ाम हुई हैं 19 जून को, उसमें आपको पता होगा इसकी आंसर की एमपीपीएससी द्वारा जारी कर दी गई हैं और आंसर्स की एक बार वापस से हटा दी गई थी, फिर से वापस जारी भी कर दी गई हैं। लेकिन अभी जो 7 दिन का समय हमें मिला है कि 7 दिन में कौन से जो हैं प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है, तो उन प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न हैं, साथ में कुछ प्रश्नों के एविडेंस या जो हैं जो वो देने का मैं प्रयास करूंगा कि अगर इन प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए, तो वो हम बात करने वाले हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पे आपत्तियां दर्ज होनी चाहिए या हो सकती है, ऐसी संभावना है। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों उसमें आता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे। क्योंकि एमपीपीएससी ने अभी जो रिजल्ट जारी किया है उसमें 7 सदस्य माना है, लेकिन कई जगह इसका 5 सदस्य भी हैं और इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें आप देखिए, ये मेगा सीरीज की बुक है और इसमें जो है यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि एक सदस्य और एक अध्यक्ष और 4 सदस्य वर्तमान संख्या में निर्धारित हैं। वहीं आप दूसरी बुक, ये वाली जो बुक हैं ये हिंदी ग्रंथ अकादमी है। इसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि वर्तमान अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के इससे मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राज्यपाल निश्चित करता है, सबसे पहली बात। दूसरी, वर्तमान समय में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य का प्रावधान है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की सलाह राज्यपाल द्वारा की जाती है। मतलब अभी जो वर्तमान और राज्यपाल इस संख्या को निर्धारित करता है, तो ये एक विवादित प्रश्न हो सकता है। फिर दूसरी बुक अगर आप देखेंगे, ये मुकेश माहेश्वरी की एमपी की बुक है। इसमें बात कही गई है अध्यक्ष सहित 7 सदस्य संख्या निर्धारित हैं, लेकिन अध्यक्ष सहित 3 जो सदस्य हैं वो वर्तमान में कार्यरत हैं। तो इस प्रश्न पे भी आपत्ति जो है वो दर्ज की जा सकती है। ठीक है। वहीं आप जो अगला प्रश्न देखेंगे कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल होता है, ये पूछा था। ठीक है। तो यहाँ पर जो है, खैर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने इसका विधानसभा अध्यक्ष सही माना है, लेकिन कहीं जगह इसका नेता प्रतिपक्ष भी उत्तर जो सही होना चाहिए, मतलब या तो ए और सी दोनों सही होना चाहिए। ठीक है। देखिए आप, ये हैं जो हैं, इसमें देखिए आप कि खैर ये जो है केंद्र का है। ठीक है। इसमें जो दी गई हैं कि उसकी जो समिति में केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, तो राज्य में मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के प्रमुख, विपक्षी दल के नेता भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार राज्य में भी विपक्षी दल का नेता या नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न हम देखें कि सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्षर कहा जाता है। खैर एमपीपीएससी और अधिकांश लोग ये मानते हैं कि इसका आंसर ज्ञान होना चाहिए, जो कि एमपीपीएससी ने भी माना है। लेकिन ज्ञान के आधार पर सच्चा न्यायोचित विश्वास नहीं किया जा सकता है ना। तो शायद इसका आंसर हाइपोथेसिस होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद में ये प्रश्न तो बिल्कुल हटना ही चाहिए। ठीक है। कलगी तुर्रा लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, तो सभी जानते हैं कि ये जो है निमाड़ का है, लेकिन एमपीपीएससी ने इसका आंसर मालवा माना है। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न में बदलाव होना चाहिए, या तो इसका आंसर निमाड़ होना चाहिए, या ऐसा एमपीपीएससी ऐसा कर सकता है कि दोनों को उत्तर मान सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर क्या माना गया है। ठीक है। तो चूंकि एमपीपीएससी ने इसका आंसर जो है 11.5% माना है, लेकिन IMF की रिपोर्ट के अनुसार कई बार आंकड़ा 8.7% भी मिल रहा है। तो ये प्रश्न भी एक तरीके से विवाद में फंसा हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, तो उस प्रश्न में आता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली क्या थी। देखो 1935 का अधिनियम आया था, चूँकि एमपीपीएससी ने इसका आंसर जो है भारत संघ माना है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 1935 के अधिनियम के तहत जो 6 देसी रियासतों को मिलाकर ये बात कही गई थी कि हम जो हैं एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी जो है इस पे आपत्ति दायर की जा सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर
इसका आंसर वैसे अखिल भारतीय संघीय यूनियन 1935 के अधिनियम में ये बात कही गई थी, लेकिन फिर भी भारत संघ एमपीपीएससी ने आंसर माना है तो इसमें भी थोड़ा बदलाव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगले प्रश्न की बात करें तो फास्फेटेज परीक्षण के किसके विश्लेषण हेतु प्रयोग में किया जाता है। तो खैर इसका आंसर एमपीपीएससी ने दूध माना है, लेकिन कई जगह इसका आंसर उपरोक्त तो सभी भी बताया जा रहा है कि जिसमें चाय और पानी भी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये एमपीपीएससी को एक बार पूर्ण विचार करना चाहिए, इस पर भी आपत्ति दर्ज की जा सकती है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो उसमें खैर ये प्रश्न है जो जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो ये प्रश्न चूंकि आयोग ने इसमें 5वीं बैठक जो है वो सही माना है, लेकिन आपको पता होगा 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई थी जिसमें इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है अपना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। तो इसका आंसर कहीं ना कहीं तीसरी बैठक होना चाहिए, लेकिन आयोग ने किस आधार पर 5वीं बैठक माना है इस पर एक बार विचार किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। ठीक है, खैर इनका जो है ऑफिशियल रूप से देखो, इस ऑफिशियल रूप से अगर हम देखें तो केवल इंदौर ही जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के अंदर गिना जाता है। खैर भोपाल ने भी 2010 में अंतर्राष्ट्रीय हवाएं जो हैं यात्राएं शुरू कर दी गई थी। वहीं खजुराहो भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जो हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसे भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यहाँ पर किया गया है। ग्वालियर का कोई संबंध यहाँ पर नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार से आयोग ने इसका आंसर खजुराहो और जो ग्वालियर इसको आंसर नहीं माना, मतलब ये जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर नहीं आते हैं, केवल भोपाल और इंदौर को माना है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका आंसर केवल ग्वालियर होना चाहिए, यानी ग्वालियर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा नहीं है। दर्जे की बात भी नहीं की गई है, कौन सा हवाई अड्डा नहीं है ये बात कही है। तो अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बाकी तीनों हैं मेरे हिसाब से, ग्वालियर इसमें नहीं है। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न जो है उसमें है मालव संवत से संबंधित प्रश्न है कि मालव संवत इसे अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है। तो देखो मालव संवत को खैर कृत या विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके साथ ही जो शक संवत है इसको भी मालवा संवत के नाम से ही जाना जाता है। कई बुकों में आपको ये मिलेगा भी है कि जो मालव संवत है वो शक संवत से ही जो है इसको जाना जाता है। तो इस प्रश्न पर भी आयोग को और आप लोगों को आपत्ति दर्ज करने का एक मौका मिल सकता है, ताकि आयोग इस पर एक बार फिर से विचार कर एक सटीक आंसर की जो है जारी कर सके। एमपीपीएससी से जुड़ी हर खबर के लिए और राज्य में जितनी भी एग्ज़ामों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल पर बने रहिए, ताकि आपको सटीक जानकारी मिल सके। शुक्रिया दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। अगर जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद जय भारत।